हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 26वां, जिसमें हम एसएसटी के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है सभी के लिए उपयोगी है। जैसे होम गार्ड हो गया, यूपीटीईटी हो गया, और भी जो भी जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 26वां। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन नेशनल आर्मी का नारा क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जय जवान जय किसान, ऑप्शन बी जय हिंद, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी इनकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जय हिंद। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसका जो नारा था वो जय हिंद था। उसके वैसे तो कई नारे थे, लेकिन उसको जो प्रमुख नारा था उसमें जय हिंद सबसे प्रमुख नारा था, और जिसे आबिद हसन सफरानी ने दिया था। तो ये भी याद रखना है कि किसने दिया था, तो आबिद हसन सफरानी ने इसको दिया था जय हिंद, और ये सुभाष चंद्र बोस ने इसको लोकप्रिय बनाया था। तो जय हिंद जो था नारा था वो इंडियन नेशनल आर्मी का प्रमुख नारा था, और ये आधिकारिक नारा भी बन गया जिसका अर्थ है भारत की विजय। और इसके कई और भी नारे थे, जैसे मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक शक्तिशाली नारा था जिसने सैनिकों में जोश भर दिया था। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी हसरत मोहानी। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हसरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया था, और ये पहले मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था इसको, लेकिन इसे भगत सिंह और उनके साथियों ने लोकप्रिय बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य नारा बन गया था। तो ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था वो हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था, जिसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। और इसको लोकप्रिय बनाया था वो भगत सिंह और उन क्रांतिकारी साथियों ने इसे नारे को अपनाया, और इसे अपने भाषणों और कार्यों के जरिए पूरे भारत में मशहूर कर दिया था, जिससे यह भारतीय स्वतंत्रता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। और इसको 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यह नारा लगाया था, और यहीं से ये नारा प्रसिद्ध हो गया था। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जबकि प्रतिशत के रूप में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन आवरण है। और यह जो जानकारी है वो भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। तो ये जो डेटा है वो 2023 की जो रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, और जिसमें मध्य प्रदेश में 77 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। 77,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी वनस्पति वर्षा पर निर्भर रहती है? ऑप्शन ए पर्वतीय वन, ऑप्शन बी मरुस्थलीय वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी सदाबहार वन। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो वर्षा पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियों में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शामिल हैं, जो क्रमशः मध्यम से भारी और अत्यधिक भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जैसे कि भारत में खासकर मानसून पर निर्भर कृषि और पर्णपाती वन जैसे सागौन, साल, खैर जैसे जो पेड़ होते हैं
वो इसमें शामिल हैं। तो वर्षा के पैटर्न के अनुसार अपने पत्ते गिराते हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं, जो वर्षा पर निर्भर एक और रूप है। तो जो सबसे ज़्यादा जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं, वनस्पति जो होती है, वो सबसे ज़्यादा वर्षा पर निर्भर रहती है और ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और इनको सबसे ज़्यादा वर्षा की जो 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वनस्पति होती है, वो सबसे ज़्यादा वर्षा पर निर्भर करती है और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए। तो यहाँ पे भारी और निरंतर वर्षा 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन होते हैं। और इनमें जैसे ये वन जो होते हैं वो साल भर हरे भरे रहते हैं और अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। जैसे महोगनी हो गया, अबूनस हो गया। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पर भी जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर तक होती है और जो मानसून पर निर्भर होते हैं और ये शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे सागौन, साल, चंदन और खैर हो गया। तो जो इस प्रकार की जो वनस्पति होती है वो भी वर्षा पर निर्भर करती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वन होते हैं उसमें 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जो राजस्थान के क्षेत्रों में होती है। और इनमें बबूल, बेर, खजूर, खेजड़ी जैसे कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वनस्पति हो वो वर्षा पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से भारत का कौन सा भाग भौतिक विभाजन का अंग नहीं है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्र। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्र। भारत को मुख्यतः 6 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें हिमालय भी आता है, उत्तर का मैदान भी आता है और प्रायद्वीपीय पठार भी आता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है वो इसमें नहीं है। तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी पर्वत जैसे हिमालय, उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, भारतीय मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान और द्वीप समूह शामिल होते हैं, जो देश की विविधता को दर्शाते हैं। तो भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक भूकंपीय सक्रियता वाला माना जाता है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय मैदान, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो सबसे अधिक भूकंपीय सक्रियता वाला जो क्षेत्र माना जाता है वो हिमालय क्षेत्र है, उसको ही माना जाता है। भारत में हिमालय क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र मुख्य रूप से सबसे सक्रिय हैं माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है, उन दोनों के टकराव के कारण जो वो दोनों वहाँ पर आपस में मिलती है, जिससे उन दोनों में टकराव की स्थिति बनती है और इसलिए वहाँ पर भूकंप क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिससे तीव्र भूकंपीय गतिविधि होती है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, बिहार और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी उच्च जोखिम वाले क्षेत्र आते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा भूकंप क्षेत्र हैं वो हिमालय क्षेत्र हो गया, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो राज्य हैं वो आते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में पूरा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील है। जो पूर्वोत्तर भारत जैसे जो सिक्किम हो गया और असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये भी हिमालय का ही भाग है, पूर्वोत्तर हिमालय का। और इसके अलावा भी जो कच्छ रण हो गया, यहाँ पर भी भूकंप सक्रियता वाला क्षेत्र है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी हो गए। तो जो उच्च भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, ये दिल्ली हो गया, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ये सब उच्च भूकंपीय क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विधानसभा किस प्रकार का सदन है? ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी अर्धस्थायी, ऑप्शन डी परिषद के समान। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधानसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, और क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष का होता है और अगर इसे भंग नहीं किया जाए तो, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। जबकि जो विधान परिषद होती है वो स्थायी सदन होता है,
जिसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यसभा और जो विधानसभा, उसका 5 साल का कार्यकाल निश्चित होता है, और जिसको चुनाव के बाद जिसके बाद चुनाव होते हैं, और इसे भंग किया जा सकता है। मतलब इसको चुनाव के बाद ही इसको स्थगित कर दिया जाता है, और 5 साल बाद फिर नई विधानसभा गठित की जाती है। और इसके सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। और विधान परिषद जो होता है वो स्थायी सदन होता है, इसका कार्यकाल इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये राज्यसभा की तरह होते हैं, और इसके जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे राज्यसभा में, जैसे जो उसके राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो हर तीसरे साल में सेवानिवृत्त होते हैं, और उनकी जगह दूसरे सदस्य आते हैं। वैसे ही इसमें विधान परिषद में भी जो इसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको जो सदस्य होते हैं वो हर दूसरे तीसरे साल में सेवानिवृत्त होकर उनकी जगह पर दूसरे सदस्य स्थान ले लेते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधानसभा जो है वो अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन सी 30 मिनट, ऑप्शन डी 3 घंटे। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोकसभा का जो प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 1 घंटे का होता है। और ये जो प्रश्नकाल 1 घंटे का समय सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। ये भी याद रखना कि इसका टाइम भी पूछा जाता है कितने बजे से कितने बजे तक होता है। तो 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का इसका समय होता है, जो हर बैठक का पहला घंटा होता है। संसद जब शुरू होता है तो उसका जो पहला घंटा होता है वही प्रश्नकाल होता है, जिसे सांसद मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, और इसके बाद में शून्यकाल। और जो शून्यकाल होता है उसका समय 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक होता है। तो ये भी याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि शून्यकाल का समय कितना होता है और कितने बजे से कितने बजे तक होता है। तो शून्यकाल का जो समय है वो 12 से 1 बजे तक होता है, जबकि प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे तक होता है। और जहाँ पूर्व सूचना के जरूरी मुद्दे उठाए जाते हैं, जो शून्यकाल होता है उसमें बिना किसी सूचना के जो प्रश्न होते हैं वो उठाए जाते हैं। मतलब बिना किसी पूर्व सूचना के भी जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो समय प्रश्नकाल आमतौर पर संसद के प्रत्येक दिन का पहला घंटा सुबह 11 बजे से शुरू होता है, और इसका उद्देश्य जो होता है वो इस दौरान सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं जिन पर मौखिक जवाब दिए जाते हैं, और पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्नकाल होता है उसमें मौखिक ही उत्तर दिए जाते हैं। और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शुरू होता है 12 से 1 बजे तक। और इसमें जो शून्यकाल होता है इसमें लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं, और इसको भी बिना किसी पूर्व सूचना के ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। जैसे कि जो प्रश्नकाल होता है उसमें कुछ प्रश्नों की पहले से सूचना दी जाती है सांसद मंत्रियों को, लेकिन जो शून्यकाल होता है उसमें जो प्रश्न उठाए जाते हैं वो लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं, और उनकी सूचना देना अनिवार्य नहीं होता है। वो बिना किसी पूर्व सूचना के भी आप प्रश्न उठा सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, जिसके लिए कोई भी पूर्व सूचना जरूरी नहीं होती है। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास प्रश्नकाल के संचालन के संबंध में अंतिम अधिकार होता है। तो जो प्रश्नकाल का जो संचालन का अधिकार होता है वो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी जनरल डोमेस्टिक प्राइस, ऑप्शन सी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी नॉन। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का जो पूर्ण रूप है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद और यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को मापता है, जो किसी देश की आर्थिक स्वास्थ्य और आकार का महत्वपूर्ण संकेतक है। तो जो ग्रॉस का मतलब हो गया सकल, और डोमेस्टिक घरेलू, और प्रोडक्ट उत्पाद। तो जो भी उत्पाद जो होते हैं हमारी जो घरेलू सीमा होती है, हमारे देश की जो सीमा होती है उसके अंदर जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं या जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको भी हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, और जो हमारी जो जीडीपी में मदद करते हैं,
हमारे देश की आय बढ़ाने में जो सहायता करते हैं तो उसको ही हम जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह 1934 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार हुई थी। तो इसकी स्थापना ये भी याद रखना है कि किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो 1934 के अधिनियम के अनुसार ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी याद रखना है कि इसका जो पहले जो मुख्यालय तो था वो कोलकाता में था, फिर बाद में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये तारीख याद रखनी, 1 अप्रैल 1935 और 1934 के अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था कोलकाता में। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। तो ये था हमारा SST का 25वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल प्रश्नों का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।